फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराटे और स्वागत है आपका फिर से एक बार पवन बाग एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, हमने यूनिट 2.5 जो कि नेक्स्ट मार्च कैलाश सत्यार्थी द्वारा लिखित है, उस लेसन की शुरुआत ऑलरेडी कर ली है और उसका जो पहला पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे 3 पार्ट्स में ये बटा है। पहला पार्ट हमने पूरी तरह से देख लिया है। उसमें वो कह रहे हैं कि भाई जो कुछ भी प्रॉब्लम आज या फिर जो कुछ भी समस्याएं आज हम फेस कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी समस्या आने वाले समय में सबसे बड़ी समस्या जो होगी वो समस्या होने वाली है भय और जिसको हम उन्होंने कहा है कि ये जो समस्या होगी फियर जो है उसके साथ साथ सबसे बड़ी समस्या होगी इनटॉलरेंस की, जिसको हम असहिष्णुता कहते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये समस्याएं दो समस्याएं बहुत बड़ी होने वाली है और अगर हमने वक्त रहते ही कुछ किया नहीं तो निश्चित तौर पर ये समस्याएं बहुत बड़ी होंगी और आखिरकार इतनी बड़ी होंगी कि मान लो वो हमारे अस्तित्व को ही नष्ट करने का क्या क्या कहते हैं कि अस्तित्व को ही नष्ट करने की ताकत वो रखती है। इतनी बड़ी समस्याएं वो बन जाएगी। मानव समाज हिंसा में धकेल दिया जाएगा, बहुत हिंसा होगी और हमारे अस्तित्व को नष्ट करने की क्षमता इसमें है, ऐसा वो कहते हैं। और फिर कह रहे हैं कि लेकिन आज के जो बच्चे हैं उन्होंने दिखा दिया है दुनिया को कि उन्हें शांति चाहिए, हिंसा नहीं। उन्होंने दिखा दिया है कि उनको शिक्षा चाहिए, उनको किस चीज को उन्होंने ज्यादा महत्व दिया है इसके बारे में वो कहते हैं कि उन्होंने समझ लिया है कि इस चीज से कुछ होने वाला नहीं, उन्हें शिक्षा चाहिए। शिक्षा से उनको अच्छा भविष्य बनाना है और अच्छा भविष्य बनकर अच्छे नागरिक, अच्छी दुनिया का उनको निर्माण करना है, ऐसा वो कह रहे हैं। और आखिर में वो कह रहे हैं कि देखिए समस्या है तो उनके हल भी है, उनके उत्तर भी है, पर समस्याओं के उत्तर या समस्याओं के हल हमें यहाँ एक एक रूम में बैठ करके, एसी रूम में बैठ करके नहीं मिलने वाले हैं। समस्याओं के उत्तर ऑलरेडी है, उन लोगों के पास है जो इन समस्याओं का रोज मुकाबला कर रहे हैं, उन्हीं के पास इन समस्याओं के समाधान है, ऐसा वो कहते हैं। और इसलिए हमें उन तक जाना होगा, भले ही वो दुनिया को परिचित नहीं है। वे लोग जिनके पास समस्याएं हैं, जो समस्याओं से जूझ रहे हैं, समस्याओं के हल जिनके पास है, समस्याओं के समाधान जिनके पास है, वो लोग दुनिया से अपरिचित है। दुनिया उन्हें नहीं जानती, दुनिया उन्हें नहीं पहचानती, दुनिया को पता नहीं है उनके बारे में। लेकिन लेकिन इन सब के बावजूद उन लोगों के पास उसके समाधान है। हमें उन तक जाना होगा, हमें उनको पहचानना होगा, हमें उनको जानना होगा, तभी जाकर के हम उन समस्याओं के समाधान को पूरी दुनिया में फैला सकते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। और इसी नोट पर उन्होंने पहला पार्ट समाप्त कर दिया था। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं पार्ट 2 के साथ, जो कि पेज नंबर 81 पर है और पेज नंबर 81 से हम शुरुआत कर रहे हैं पार्ट 2 की। वी कैन डू इट, और वो कहते हैं कि ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब समस्याओं के जो समाधान उन लोगों के पास पड़े हुए हैं, उनको लेकर के हम आ सकते हैं, उनको और जगह पर फैला सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। वी कैन डू इट। यू मे आस्क, आप पूछ सकते हैं, व्हाट कैन वन पर्सन डू? आई वुड रिकॉल अ स्टोरी ऑफ माई चाइल्डहुड, है ना। एक आदमी क्या कर सकता है, ऐसा सवाल आपके दिमाग में, आपको ऐसा सवाल आपके दिमाग में उत्पन्न हो सकता है कि भाई एक व्यक्ति क्या कर सकता है, एक आदमी क्या करेगा, ऐसा सवाल आपको पड़ सकता है। पर मैं यहाँ पर मेरी बचपन में सुनी एक कहानी उद्धृत करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ आपको कि ये क्या है। A heavy fire had broke out in a forest. All the animals were running away, including the lion, the king of the forest. एक बार एक जंगल में बहुत भयानक आग लगी थी। पूरा जंगल आग की लपटों में समा चुका था और शेर, जो कि जंगल का राजा होता है, जंगल का राजा शेर भी बाकी प्राणियों की तरह ही जंगल छोड़कर जंगल से बाहर भाग रहा था। Suddenly then,
he saw a tiny bird rushing towards the fire. और उसी वक्त उसे दिखा कि एक छोटा सा पक्षी उस आग की तरफ, जंगल की तरफ जा रहा है। ये क्या बात हो गई, ऐसा उसे समझ नहीं आया और उसने पूछा, he asked the bird, what are you doing? और फिर उसने, क्योंकि उसे आश्चर्य हुआ था कि भाई ये छोटा सा पक्षी क्या कर रहा है उधर जाकर के, तो उसने उस पक्षी से सवाल कर दिया, उस पंछी को उसने सवाल किया कि भाई किधर जा रहे हो, क्या कर रहे हो? टू द लायन सरप्राइज, लायन को जो उत्तर मिला उससे बहुत ज्यादा आश्चर्य उसको हुआ। द बर्ड रिप्लाइड, आई एम गोइंग टू एक्सटिंग्विश द फायर। और उस पंछी ने उसको क्या कहा, उस पक्षी ने उसको बताया कि मैं इस आग को बुझाने जा रहा हूँ। The lion laughed and said, how can you do it, keeping just one drop of water in your beak? और फिर वो शेर उससे कहता है, क्या मजाक कर रहे हो? और वो हंसता है और कहता है कि तुम्हारे चोंच में एक बूंद पानी बैठता है, वो एक बूंद पानी लेकर के तुम जा रहे हो और उस एक बूंद से तुम ये इतनी बड़ी आग बुझाने की बात कर रहे हो, क्या तुम बेवकूफ हो? ऐसा वो उसे कहता है। The bird was adamant and she said, I am doing my bit. पर वो जो पंछी था, वो जो पक्षी था, वो अपनी जगह पर अड़िग था और वो कह रहा था कि ठीक है, नहीं हो सकता, पता नहीं, पर मैं तो मेरा काम करके रहूंगा, ये मेरा काम है, मेरे हिस्से का जो काम मुझे आता है वो तो मैं कर सकता हूं। ऐसा अगर सभी समाज के लोग सोचने लगे तो कितनी देर लगने वाली है इन समस्याओं को पार पाने में? बिल्कुल नहीं, हमें कुछ भी देर नहीं लगेगी इन समस्याओं को पार पाने के लिए। 18 years ago, millions of individuals marched across the globe and demanded a new international law for abolition of worst forms of child labor, and it has happened, and we did it. Millions of individuals did it. वो कह रहे हैं कि 18 साल पहले दुनिया के सभी लोगों ने एक मोर्चा निकाला था और उस मोर्चे का जो परिणाम हुआ, वो मोर्चा किस लिए निकाला गया था या फिर वो पदयात्रा किस लिए निकाली गई थी कि बहुत सारे लोग, दुनिया के अलग अलग देशों के लोग एक साथ आकर के वो डिमांड कर रहे थे, वो मांग कर रहे थे कि चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी जैसा भयानक कानून, ऐसे बाल मजदूरी जैसी चीज को रोकने के लिए एक बहुत ही सख्त कानून की जरूरत है। एंड इट हैज हैपेंड। और ऐसे सख्त कानून की जरूरत के लिए जब लोगों ने मोर्चे निकाले तो क्या नहीं हुआ, वो हो ही गया। पर हमें इसको इस तरह से देखना चाहिए कि ये लाखों व्यक्तियों की वजह से संभव हो पाया है, क्योंकि वो एकत्रित हुए, क्योंकि वो एक साथ आए, इसीलिए ये सब चीजें हो सकी है। एक एक व्यक्ति, तो हम ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। आप अगर अकेले बढ़ते जाएंगे तो लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे। कहते हैं ना कि मैं तो अकेला चला था जानिबे मंजिल की ओर, लोग आते रहे और कारवां बनता गया। तो इस तरह से होता है। अगर कोई भी अच्छा काम आपको अगर लगता है कि ये अच्छा काम है, तो लोग पहले आप पर हंसेंगे, आप अपना काम करते जाइए, बाद में लोग आश्चर्य से आपकी ओर देखेंगे, फिर लोग आपके साथ जुड़ेंगे, है ना? तो ये होते रहने वाला है, ये ऐसा होने वाला है। तो उसको अनदेखा करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, ऐसा सोचकर अगर हम बैठ जाए तो कभी भी कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो गांधी जी भी कहते हैं कि जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हो, वो बदलाव अपने आप से शुरू करो। आप सोचते हो कि दुनिया सभी सच्चे लोगों से भरी होनी चाहिए, ऐसा आपको लगता है, तो आप पहले खुद सच्चे होने की कोशिश करो, है ना? तो धीरे 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 जब आप उस चीज को अपने जीवन में उतारोगे, तरह की उस तरह का बर्ताव आप करोगे, तो निश्चित तौर पर क्या होने वाला है कि आप सच्चे बनोगे। आपको देखकर 4 और लोग बनेंगे, उन 4 लोगों को देखकर 16 और लोग बनेंगे। इस तरह से ये बढ़ता जाएगा और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि सारी दुनिया अच्छी होगी। ठीक है, दुनिया आज भी अच्छी ही है, दुनिया में आज भी अच्छे लोग मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि आज दुनिया में अच्छे लोग नहीं है। अगर अच्छे लोग नहीं होते तो अच्छे काम दुनिया में कभी भी नहीं होते, है ना? अच्छे अच्छे लोगों का
जो प्रूफ हम कहते हैं ना, हमें एविडेंस चाहिए। आज की दुनिया में हमें हर एक चीज का एक प्रूफ चाहिए, तो हम कहते हैं कि क्या प्रूफ है कि दुनिया में अच्छे लोग हैं, क्या एविडेंस है। तो अच्छे काम जो दुनिया में चल रहे हैं, गरीबों को खाना बांटा जा रहा है, भूखे लोगों को अन्न दिया जा रहा है, गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने की, कुछ, मैं नहीं कह रहा कि सभी बच्चों को हो रहा है, कुछ बच्चों को मिल रही है, तो वो कुछ बच्चों, क्योंकि क्योंकि दुनिया में अच्छे लोगों की कमी हो सकती है, पर अच्छे लोग बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है ना। क्योंकि दुनिया में अच्छे लोगों की कमी है, तो कम लोगों को उसका फायदा हो रहा है। अगर अच्छे लोगों की संख्या बढ़ेगी तो ज्यादा लोगों को उसका फायदा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको सोच सकते हैं। फ्रेंड्स, वी लिव इन एन एज ऑफ रैपिड ग्लोबलाइजेशन। दोस्तों, हम एक बहुत ही गति से बदलने वाले दुनिया में रहते हैं। बहुत ही गति से हमारा ग्लोबलाइजेशन हो रहा है ना। बहुत गतिशील दुनिया है, और गति है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, वैश्वीकरण, है ना। वैश्विकीकरण, इसको जागतिकीकरण भी कहते हैं, है ना। मतलब दुनिया सिमटती जा रही है, ऐसा हम कह रहे हैं ना, कि बहुत जल्दी दुनिया में बदलाव आ रहे हैं, और दुनिया एक बहुत बड़ा, कहते हैं कि एक गांव होने वाला है ऐसा। वी आर कनेक्टेड थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट, वी एक्सचेंज आवर गुड्स एंड सर्विसेज इन वन सिंगल ग्लोबल मार्केट। हम लोग सारे जुड़े हैं एक ही दुनिया में। हम सभी लोग हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़े हैं। हम हमारा माल भी ग्लोबल मार्केट में बेचते हैं। मतलब भारत में तैयार होने वाला माल ब्रिटेन में जाता है, चाइना का माल सारी दुनिया में जाता है। तो ये दुनिया एक बड़ा मार्केट बन चुकी है। Thousands of flights every day connect us from one corner to the another corner of the globe। और दुनिया के एक कोने को जोड़ने का, दूसरे कोने से जोड़ने का जो काम है, वो असंख्य विमान कर रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह विमान से बहुत ही जल्दी जाया जा सकता है। बट देर इज वन सीरियस डिस्कनेक्ट, एंड देर इज अ लैक ऑफ कंपैशन। पर अगर कुछ चीज अगर जुड़ी नहीं है इस दुनिया में, इस दुनिया में किसी चीज का जुड़ाव बाकी है, तो वो है सीरियस डिस्कनेक्ट ऑफ द पीपल, एंड देयर इज अ लैक ऑफ कंपैशन। लोगों के बीच, है ना, दुनिया के कोने तो हमने जोड़ दिए, पर लोगों के बीच, बिटवीन द पीपल, क्या है, डिस्कनेक्ट, है ना। लोगों में जुड़ाव का अभाव है, जुड़ नहीं पा रहे हैं, है ना। हमने दुनिया के कोनों को तो जोड़ लिया है, हमने भौतिक चीजों को तो जोड़ लिया है, पर हम खुद को दूसरे लोगों से नहीं जोड़ पा रहे हैं। ठीक है, और लैक ऑफ कंपैशन। कंपैशन क्या होता है, हमारे अंदर कारण क्या है कि हम एक दूसरे से नहीं जोड़ पा रहे हैं। उसका कारण क्या है, उसका कारण है करुणा का अभाव। हमारे अंदर करुणा का अभाव है। हम करुणा समझ नहीं पा रहे हैं। हम करुणा जैसे भावना हमारे अंदर खत्म होती जा रही है। Let us inculcate and transform these individuals' compassion into a global compassion. Let us globalize compassion. चलिए एक एक व्यक्ति की करुणा को जोड़ करके एक वैश्विक करुणा का रूप हम धारण करते हैं। इस करुणा को एक वैश्विक अनुभव करते हैं। Mahatma Gandhi said, if we are to teach real peace in this world, we shall have to begin with the children. और महात्मा गांधी ने कहा है कि अगर हमें इस दुनिया को शांति का पाठ देना है, तो सबसे पहले शुरुआत हमको बच्चों से करनी चाहिए। I humbly add, let us unite the world through the compassion of our children। और इसीलिए मैं यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ कि अगर इस दुनिया को हमें जोड़ना है, तो हम बच्चों के करुणा के द्वारा, बच्चों में जो करुणा है उसके द्वारा हम इस दुनिया को जोड़ सकते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। I ask,
Whose children are they who teach footballs yet never played with one? और बहुत ही अच्छा सवाल उन्होंने उठाया। वो कहते हैं मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, वो किन किन के बच्चे हैं, वो कौन से बच्चे हैं, वो किसके बच्चे हैं जो फुटबॉल सिलते तो है, मतलब काम तो करते हैं पर कभी फुटबॉल नहीं खेल पाते। किनके बच्चे, किसके बच्चे? हमारे ही बच्चे। वो कहते हैं किनके बच्चे? Whose children are those who harvest cocoa yet have never tasted chocolate? कोकोआ का वो क्या कहते हैं उसको, उसकी फसल तो वो काटते हैं, कोकोआ की फसल तो वो काटते हैं, पर कभी उनको चॉकलेट टेस्ट उनके नसीब में नहीं है। चॉकलेट टेस्ट करना उनके नसीब में नहीं है। कौन से बच्चे हैं वो, किनके बच्चे हैं? Whose children are they who are dying of Ebola? इबोला जैसी अनेक भयंकर बीमारियों से बच्चे दुनिया में मर रहे हैं, वो किनके बच्चे हैं? Whose children are they who are kidnapped and held hostage? वो किनके बच्चे हैं जो अगवा कर लिए जाते हैं और कुछ फिरौती मांगने के लिए उनको रखा जाता है? किनके बच्चे हैं वो? They are all our children. वो सब हमारे बच्चे हैं, वो सब हमारे मानव के बच्चे हैं, वो सब हमारे इस दुनिया के जो जितने भी नागरिक हैं उन सारों के बच्चे, उन सभी लोगों के वो बच्चे हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो मानव है, वो इंसान है, वो मनुष्य है। ये चीज हमको नहीं भूलनी चाहिए। I remember an 8-year-old girl we rescued from intergenerational forced labor from stone quarries. और मुझे पता है एक 8 साल की एक बच्ची थी, छोटी बच्ची, तो बहुत इंटरजेनरेशनल का क्या मतलब होता है? इंटरजेनरेशन मतलब कई पीढ़ियों से जो क्या कह सकते हैं उसके, पत्थरों की खदान है ना, कई पीढ़ियों से जो पत्थरों की खदान थी, उस खदान में वो काम करती थी बच्ची, एज अ चाइल्ड लेबर, एक बाल मजदूर के तौर पर वो उस खदान में काम करती थी। जब हमने she was sitting in my car right after her rescue. She asked me, why did you not come earlier? और फिर उस बच्ची को, 8 साल की बच्ची को, उस खदान में काम करती 8 साल की बच्ची को जब हमने वहां से निकाला, उस दलदल से हमने उसे निकाला, तो जब वो मेरे कार में मेरे साथ बैठी थी, तो उसने सबसे पहला सवाल मुझसे किया, आप थोड़ा जल्दी क्यों नहीं आए? देखिए, बच्चे जो है वो इन चीजों से मुक्त होना चाहते हैं। बच्चे काम के बजाय वो शिक्षा पाना चाहते हैं, वो खेलना चाहते हैं, कूदना चाहते हैं, अपना बचपन जो है वो जीना चाहते हैं। और हम हमारे जैसे लोग जो ये सब कुछ जान करके, समझ करके हम ये सब कुछ देख रहे हैं पर उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सभी लोग इस पाप के भागीदार हैं। Her angry question still shakes me and has the power to shake the whole world. और उसका जो सवाल था, आप थोड़ा जल्दी क्यों नहीं आए, ये बहुत गुस्से में किया गया सवाल था, और वो जो सवाल उसने किया था मुझे वो झकझोर गया, मेरे दिल को पूरा हिला कर गया, मुझे डर लगा उस सवाल से। और उसी बच्ची के उस सवाल को, उस गुस्से में किए गए सवाल को, पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने की ताकत उस सवाल में। What are we waiting for? How many girls will be allowed to go without rescue? हम किस चीज के लिए रुके हैं? किस मुहूर्त की हम राह देख रहे हैं? किस लिए हम रुके हैं? क्या हम ऐसे ही कई बच्चियों को, कई लड़कों को, लड़कियों को इस तरह से हमें ऐसे ही बाल मजदूरी में रहने देना है? क्या उनको उससे नहीं छुड़ाना है? बिल्कुल, हमें उसके लिए काम करना ही होगा। Children are questioning our inaction and watching our actions. बच्चे हमारी इनएक्शन का क्या मतलब होता है? निष्क्रियता, है ना? इनएक्शन मतलब कुछ न कर पाने की हमारी जो निष्क्रियता है। बच्चे हमारी निष्क्रियता पे सवाल उठा रहे हैं और वो हमारी
सभी एक्शंस को, हमारे सभी कार्यों को, कृतियों को वो देख रहे हैं। बच्चे सब कुछ देख रहे हैं, बच्चे सब कुछ समझ रहे हैं, बच्चे सवाल कर रहे हैं। वी नीड कलेक्टिव एक्शंस विद अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। और हमें हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। और हम सबको मिलकर करना होगा, एक व्यक्ति के करने से कुछ नहीं होने वाला। Every single minute matters, every single child matters, every single childhood matters। हर एक मिनट कीमती है, हर एक बच्चा कीमती है, हर एक बचपन बहुत बहुत मूल्यवान है। Therefore, I challenge the passivity and pessimism surrounding our children। इसीलिए इसलिए हमारे बच्चों के आसपास की जो निष्क्रियता है, जो नकारात्मकता है, उसको मैं चैलेंज करता हूँ, उसको चुनौती दे रहा हूँ। I challenge this culture of silence and this culture of passivity, this culture of neutrality। मुझे चुनौती देनी है इसी निष्क्रियता को, इसी नेगेटिविटी को और इसी न्यूट्रलिटी को। न्यूट्रलिटी मतलब क्या होता है ना? जो एक भावना होती है, मुझे क्या, है ना? कोई भूखा सड़क पर मर रहा है ना? हम कहते हैं ना न्यूट्रल। न्यूट्रल हो जाना मतलब किसी करुणा का वगैरह वगैरह जो भावनाएं होती है दूसरों के लिए अच्छी, उन भावनाओं को त्याग देना या फिर उन भावनाओं को अपने अंदर नहीं रहने देना, उसको हम कहेंगे। मतलब क्या है कि रोड पर कोई एक्सीडेंट हुआ है, मुझे उससे क्या। रोड पर कोई भूखा मर रहा है, मुझे उससे क्या। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनके पास, उनके घर में बहुत गरीबी है, मुझे उससे क्या। अगर ऐसा ही मैं कहता रहा, अगर ऐसा ही मैं सोचता रहा, तो मैं ऐसे समाज को जन्म दे रहा हूं, मैं ऐसे समाज की निर्मित कर रहा हूं जहां पर किसी को भी किसी और की कोई भी चिंता नहीं होगी। और उस दिन, ये दुनिया पूरी तरह से नष्ट हुई होगी, क्योंकि लोग एक दूसरे के बारे में सोचेंगे ही नहीं। तो लोग मरेंगे भी तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, ये जो चीजें होती है, ये जो चीजें होती है, जैसे हम कहते हैं कि लोगों के लिए कुछ करना, हम जिस समाज से आते हैं उस समाज को कुछ देना, ऐसा कहते हैं ना बहुत बार। पर वो तो सारी चीजें वो एक बस बोलने के लिए रह गई है। पर असल में देखा जाए तो क्यों क्यों सरकारें कहती है गरीबी हटानी चाहिए, क्यों सरकारें कहती है शिक्षा देनी चाहिए, क्यों ये बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं वो लाखों अरबों खरबों रुपए दान कर देते हैं किसी काम के लिए, क्यों। ये चीज अगर हम समझ जाए तो फिर हमें पता चलेगा कि इस दुनिया में हमको अगर जीना है, एक अच्छी दुनिया हमको बनानी है। हो सकता है हमारे लिए ना बने, पर हमारे बच्चों के लिए, अगली पीढ़ी के लिए अगर हमें एक अच्छा माहौल पैदा करना है, तो उसके लिए हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी, है ना? मैं पैसे से नहीं कर सकता, मैं खुद जाकर कुछ कर सकता। मैं पैसे नहीं दे सकता किसी को स्कूल की फीस भरने के लिए, मैं पैसे नहीं दे सकता। पर हफ्ते में एक बार उस बच्चे को मेरे घर पर बुलाकर मैं उसके साथ आधे घंटे बैठकर उसका कुछ उसे कुछ पढ़ा तो सकता हूँ, उसकी कुछ मदद कर सकता हूँ उसकी पढ़ाई में, उसके कुछ डाउट्स सॉल्व कर सकता हूँ, उसकी कुछ मुश्किलें मैं हल कर सकता हूँ। अगर वो स्कूल जाना चाहता है पर उसके माँ बाप काम पर जाते हैं, उसके दोपहर का उसका हो सकता है उसका टिफिन उसको न मिलता हो, उसका खाना खाने के उसकी समस्या हो सकती है, तो मैं टिफिन दे सकता हूँ। एक टिफिन एक दिन बहुत फर्क पड़ेगा। इस तरह से अगर हम सोचें कि मैं किसी के क्या काम आ सकता हूँ, इस तरीके से हम अगर सोचने लगे तो इस दुनिया को बदलते देर नहीं लगेगी। वरना वरना ये दुनिया इस तरह से हो जाएगी कि किसी को किसी की कोई परवाह नहीं होगी। और जब किसी को किसी की परवाह नहीं होती है
तो कोई जिए या मरे उससे किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और यही परिस्थिति मेरे साथ भी हो सकती है, आपके साथ भी हो सकती है। और ये चीज अगर होती है तो वो दुनिया के लिए सबसे भयानक पल होगा। उससे बुरा पल दुनिया के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। एक दूसरे की परवाह अगर हमें नहीं रहेगी, है? क्यों ये सब लोग ये करते हैं, क्यों दान करते हैं, क्यों लोग एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें पता है अगर मैं जिस घर में रह रहा हूँ उसके मेरे घर में अगर चौबीसों घंटे पानी आ रहा है और मेरे बाजू वाला जो घर है एक झोपड़पट्टी है या फिर कोई स्लम एरिया है, उसमें अगर पानी लोगों को 4-4 दिन नहीं मिल रहा है, तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब मेरे घर में आने वाले 24 घंटे आने वाले पानी को भी रोक दिया जाएगा और मुझे भी उसी तरह से जीवन जीना पड़ेगा, या फिर मुझे जीने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि वो लोग मेरे घर पर आकर मुझे बहुत तकलीफ देंगे। क्योंकि मैं अगर उनकी परवाह नहीं करूंगा तो वो मेरी परवाह क्यों करने लगे? बात समझ में आ रही है सबके? कि अगर मैं किसी की परवाह नहीं करता हूं तो कोई मेरी परवाह क्यों करेगा? क्यों मेरी परवाह करने लगा क्यों? कोई नहीं करेगा मेरी परवाह। उसी तरह से अगर आप सोचते हैं कि कोई आपकी मदद, आपको लगता है कि कोई आपकी मदद कर दे, तो आपको भी किसी की मदद करनी चाहिए, तभी लोग आपकी मदद करेंगे। स्कूल में आप देखते हो जो बच्चा, आप अपनी स्कूल के बारे में देखो, जो लड़का या लड़की हंस हंस कर मिलकर सबसे बात करके उसके बहुत ज्यादा दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि किसी को भी हंसकर मिलकर बात करने वाले बच्चे पसंद होते हैं, बच्चे हो इंसान हो पसंद होते हैं। और उसी तरह से सबको वो पसंद होते हैं, जैसे मुझे पसंद है वैसे सभी को पसंद होते हैं। और इसलिए उन बच्चों का बहुत ज्यादा बड़ा फ्रेंड्स ग्रुप होता है ना, उनकी जो टीम होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है। तो ठीक है, therefore I challenge this passivity and pessimism surrounding us. I challenge this culture of silence and the culture of passivity, this culture of neutrality. ये कहते हैं, इसीलिए मैं चुनौती देता हूँ इस नकारात्मक को, इस करुणा, इस निष्क्रियता को और इस न्यूट्रलिटी को, इस मुझे क्या के जो आपकी भावना है उसको मैं चुनौती दे रहा हूँ, चुनौती देता हूँ। और ऐसा मैं कभी भी नहीं चाहता अपनी दुनिया के लिए, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 हमने देख लिया है। आशा करता हूँ ये पार्ट आपकी समझ में आया होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और पवन बाग अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।